वेलकम टू एक्सएनएट, बिगेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और आज का दिन मेरी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण और खास दिन है। एक आम आदमी, एक बहुत निचले दर्जे से उठे हुए आदमी को आज इतना बड़ा मंच मिला हुआ है, जहाँ पे सभी डायमंड्स हैं, सभी करोड़पति हैं, सभी ग्रेट डायरेक्टर्स हैं। तो आप सभी के बीच में मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला है। सच कहूं तो वह कुछ भी अपनी बात जैसी कोई चीज है ही नहीं। जो भी बोलूंगा भाषा वो अपने अपलाइनों की भाषा होगी, सिस्टम की भाषा होगी। जो मेरा अचीवमेंट होगा वो सब सेफ साहब का होगा। तो सब कुछ तो यही का है, मैं सिर्फ पढ़ूंगा कि क्या मेरे साथ मिला क्या नहीं मिला। तो सब कुछ यही का है। तो आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम हम सभी ग्रेट डायरेक्टर्स और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहेंगे। आप सभी के विजन और इस सार्थक काम की वजह से आज हम जैसे बहुत सारे लाखों लोगों का जीवन बदल रहा है। तो ये आप सभी को जितनी धन्यवाद दिया जाए बहुत कम है, बहुत कम है। तो मैं यहीं से शुरू करना चाहूंगा। और हम सभी को गर्व है इस बात का, बहुत गर्व से हम जब काम करते हैं फील्ड में तो अक्सर लोग मिलते हैं कि आपकी कंपनी कब से चल रही है। तो एक बहुत ही गर्व से एक बात कहने को अच्छा लगता है कि हम 20 साल से हमारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जो 20 साल से काम कर रही है। तो आधे तो उनके जो दिमाग के डाउट होता है ना, वो 20 साल से उनके निकल जाता है। ये बहुत ही प्राउड का फीलिंग आती है हम सभी को, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं जो पूरी तरीके से हर बाधाओं को पार कर चुकी है। और सेफ साहब के ब्रांड्स हैं। आज के डेट में सेफ साहब के लिए ऐसे ऐसे ब्रांड्स हैं जो मोहताज नहीं है। पूरा बच्चा बच्चा जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, हर आदमी सेफ साहब के बारे में जानता है और उसके ब्रांड्स के बारे में जानता है। इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट्स हमें सेफ साहब ने दिए हैं। पहले कैसा था वो बात अलग है, कई लोग बोला करते थे, लेकिन अब वो वक्त चला गया है। हमारे पास हर क्षेत्र के ब्रांड है, हर तरह के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं, वैल्यू फॉर मनी के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। सभी प्रोडक्ट्स को मैं खुद यूज कर रहा हूं और मैं खुद 100% में प्रोडक्ट्स के क्वालिटी से मैं 100% सेटिस्फाई हूं। और हमें बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, जैसा मैंने पहले ही कहा कि जो भी कुछ हूं आप सभी की वजह से हूं। तो टीटू पा सर को प्रणाम करना चाहूंगा और श्री भाई सर को साहब को भी। आप सभी वक्त पे हमें हर तरह से अपना संभव मदद करते हैं। आप सभी के सहयोग से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और पूरी मैनेजमेंट टीम को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। आपके बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। और नटराजन सर, इंदर सर, रावत सर, रामनाथ सर, रविंदर सर, गोपाल सर, प्रमोद सर, अंजलि मैम, प्रवेश सर, नरेश सर, दमन सर, अंकिता जी। और अभी हाल ही में जो प्रोडक्ट से कुछ प्रॉब्लम थी तो चंचल जी और सावित्री जी लगी हैं, जो पूरी तरह से मेरे प्रोडक्ट्स को सॉर्ट आउट कर दी। बहुत सारे मामले को रफा दफा इन्होंने कर दिया। काफी पूरी तरह से मैं बोल सकता हूँ कि इसमें प्रोडक्ट से जिस तरह से डिलीवरी अभी हुआ है बहुत जबरदस्त हुआ है, मेरी टीम में बहुत जबरदस्त हुआ है। तो मैं पूरी मैनेजमेंट टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उससे पहले इस बिजनेस में जो भी कुछ मैंने सीखा है, इस बिजनेस में जो हमारे रोल मॉडल्स रहे हैं, हमारे मेंटर्स हैं, इनके बारे में शब्दों से नहीं बताया जा सकता है। इन्हें भी नहीं पता कि इनको सुन के और इनको देख के कितने लोगों ने अपने जीवन को बदल लिया है। इन्हें खुद भी नहीं पता है। इतने बड़े मुकाम पे आप लोग, आपकी प्रकाश की जो रोशनी है वो गांव गांव तक, पूरे भारत के कोने कोने तक पहुंचती है। और उससे हम जैसे आम लोग अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। श्री संजय कटोच सर को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, हर सर को, दीपक सर को और मान सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप सभी का भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली मेरे जीवन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और हमारे ग्रेट मेंटर्स का क्या कहना, इस बिजनेस में एक अच्छी कंपनी होना तो बहुत अच्छी बात है, मगर उतनी ही अच्छी बात है कि हमारे साथ एक ग्रेट मेंटर्स हो। तो मुझे लगता है कि मैं किसी जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे कि मुझे ऐसे ग्रेट मेंटर्स मिले। आदरणीय श्रीमान राजीव चतुर्वेदी सर, आदरणीय श्रीमान संजय जैन सर, आदरणीय श्रीमान ओम प्रकाश सर, आदरणीय श्रीमान नरसिंह सर, और हमारे पथ प्रदर्शक, रोल मॉडल, गुरुओं के महागुरु जो हम सभी को पल पल गाइड करते हैं, आदरणीय श्रीमान माधव सर। आप सभी मेंटर्स का मेरे जीवन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप सभी के पथ चिन्हों पे चलने का प्रयास किया हूँ, जो भी कुछ सीखा हूँ। मेरी पूरी टीम आपको फॉलो की है। मेरी पूरी टीम, कोई भी टीम कोई अल्कोहल नहीं लेती है, ये आपसे मैंने सीखा है। मेरी पूरी टीम वेजिटेरियन है, ये मैंने आपसे सीखा है।
एथिक्स क्या होती है, एक एथिक्स क्या हो सकता है, वो आप सभी लोग जिए हैं और हम लोगों ने उसे जीने का प्रयास कर रहे हैं और काफी हद तक हमारी टीम में देखने को मिल रहा है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। और बहुत सारे आर रोल मॉडल्स आप सेफ साहब, जो ट्रिपल डायमंड है, वीनस है, मरकरी है, क्राउन एम्बेसडर है, आप सभी का भी कहीं न कहीं हमारे जीवन में भी और हमारे टीम के जीवन में बहुत बड़ा रोल है। इवॉल्व इंडिया ग्रुप से बहुत सारे ग्रेट लीजेंड्स हैं। मैं नाम लेके एक आदमी का, एक लीडर्स का नाम लेके दूसरे लीडर्स को छोटा नहीं करना चाहूंगा। सभी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सभी ने मुझे प्रभावित किया है। स्पेशली मैं बात करूं, जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था तो श्री आदरणीय लालमणि जी का मैंने वीडियो देखे बहुत ज्यादा इस बिजनेस में मोटिवेट हुआ था। जब भी मैं थक जाता था, मेरा काम नहीं चलता था, तो आदरणीय लालमणि सर का वीडियो मुझे बहुत मोटिवेट किया है। और हरी सिंह का वीडियो मुझे इस बिजनेस में जिंदा रखने में संजीवनी अनुभूति का काम किया है। और सभी ग्रेट लीडर्स जिन्होंने मुझे प्रभावित किया, आपसे बहुत कुछ मैंने सीखा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑल डायमंड्स जो मुझे सुन पा रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात करेंगे कि एक ऐसे संगत से जुड़े, ऐसे व्यक्तित्व से हम लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे डायरेक्टर सिद्धार्थ सर हैं, जो जब भी मंच पे आते हैं ये तो सबसे हैंडसम है, तो बातचीत बहुत जबरदस्त अंदाज में करते हैं, क्या चुने हुए शब्द बोलते हैं, लगता है कि मतलब क्या चुनाव है शब्दों का। और जब भी मंच पे सर आते हैं तो हर आदमी के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं कि कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है, कुछ कुबेर का खजाना खुलने वाला है। जब जब भी आए हैं एक अच्छा जबरदस्त हम सभी को कंपनसेशन प्लान दिए हैं, एक ऐसा कंपनसेशन प्लान जो बिल्कुल कानूनी रूप से दोष मुक्त है, कोई लोभन नहीं है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा कठिन हो सकता है मगर पूरी तरह से दोष मुक्त प्लान है, प्रैक्टिकल प्लान है, जिसको हम लोग जिया जा रहा है और अचीव भी किया जा रहा है। तो आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। और राज आनंद सर का क्या कहना, एक ग्रेट व्यक्तित्व हैं, आपकी सोच विचार बातचीत करने का तरीका हैं तो आप डायरेक्टर्स, लेकिन आप इस तरह के मित्र की भांति रहते हैं। हम लीडर्स के सुख दुख में इन्वॉल्व रहते हैं, किसी तरह कोई समस्या हो आप बेटा शब्द बोल लेते हैं, आप तारीफ करते छोटी छोटी चीजों के लिए। आप सबको मैं देख के मुरीद हूं आपका मैं, किस तरह से आप अपने टीम के एक एक लीडर्स को आप ख्याल करते हैं। मेरे पास कल आपका मैसेज आया, मैं हैरान रहा कि हमारी टीम में इतने लोग हैं, हम लोग मैसेज नहीं कर पाते सभी लीडर्स के पास, और इतनी बड़ी कंपनी में कदने से आदमी के पास आपने मैसेज किया, आपके दिमाग में बात रहा कि जो है कल इसका प्रोग्राम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी। और आपके बारे में क्या कहना है, किस शब्द से कहूं, क्योंकि आप हमेशा ग्रेट लीजेंड हैं, तो लीजेंड्स के जानने पहचाने वाले ग्रेट लीजेंड्स ही होते हैं। तो हमेशा ऐसे महान हस्तियों से आप सेफ साहब में जो भी काम करते हैं वो बिल्कुल अद्भुत होता है, रिकॉर्ड तोड़ने वाला होता है। इससे एक सुर्खियां बनती हैं, एक जबरदस्त इतिहास बनता है। तो आप तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बोलने का स्टाइल, आप किस तरह से कितने गंभीर व्यक्तित्व हैं, कितनी सराहना की जाए वो कम है। एक ग्रेट पर्सनालिटी। मुझे लगता है कि हम लोग मेंटर्स सुनते हैं या बुक्स को पढ़ते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको हम सुन लें, आपको फॉलो कर लें, हमारे लिए काफी है। बहुत ऊंचे स्तर पे आप हैं, हम लोग उस तक पहुंचना चाहेंगे, हम सभी का सपना हो सकता है। सर आपको भी कोट कोट प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी क्या बात करें, जैसे वित्त मंत्री होता है भारत का या दुनिया किसी देश का, वैसे हमारी कंपनी के वित्त मंत्री हैं। और सिर्फ हम जैसे आम लोगों को, बहुत सारे गरीब लोगों को गलों में, जो कभी जीवन में कभी एक मेडल नहीं जीत पाए, न पढ़ाई में न किसी खेल कूद में, उनको डायरेक्ट आप जो है 10 करोड़ का मेडल पहनाते हैं। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और इतने गंभीर रहते हैं, बिल्कुल बिल गेट्स की तरह। बिल गेट्स जैसे इतने बड़े हैं, कभी कुछ बोलते नहीं। तो बस आपकी संज्ञा मैं उन्हीं से देना चाहूंगा। और कितने आपके हाथों से कितने लोगों का जीवन उद्धार हुआ है। तो आप लोगों ने मुझे इस लायक बनाया है, जो भी हूँ आपको वैसे हूँ। और आप लोगों की वजह से देखिए, जो भी कंपनसेशन प्लान आए, जब भी बदलाव आया, वो बदलाव अच्छा रहा कैसा रहा, उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और हर वक्त हम टॉप लेवल को हासिल करने की कोशिश की, उसको सिद्ध करने की कोशिश की कि जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल बेहतर है। तो आपने पहले रिटेल प्लान लाए, उसमें हम महीने में 20 लाख रुपए की इनकम भी अचीव करके दिखाए। तो कहीं न कहीं आप एक आम आदमी जो 2000 रुपया महीना भी नहीं कमाने की औकात रखता था, वो 20 लाख रुपया महीना का भी अचीवमेंट आपके आशीर्वाद से हमने किया इस बिजनेस के माध्यम से।
जब 2 लाख कैपिंग अचीवर था तो उसको भी हम हमेशा लेते थे। जब आपने 2 से 4 लाख कर दिया तो उस इनकम भी हम कंटिन्यू लेने लगे। तो ये सभी आप सभी का आशीर्वाद है, लगातार लक्ष्मी घर में आ रही हैं। और आप सभी के इस बिजनेस में शुरू किया था, एक आम आदमी बन गया, एक फ्रेशर, दूर दूर तक डायरेक्ट सेलिंग किसी कंपनी से कोई नाता नहीं था, लेकिन आज इस बिजनेस में क्राउन लेवल को अचीव किया हूं। और इसी साल क्राउन एम्बेसडर भी आप सभी के आशीर्वाद, विशेष आशीर्वाद से मैं क्राउन एम्बेसडर भी बन जाऊंगा। और जब जब अपलाइनों ने कोई भी टारगेट दिया, कोई अवार्ड रखा, उसको हमने हमेशा कोशिश किया अचीव करने के लिए, और अचीव भी किया। कोहनूर अवार्ड आप सभी लोगों ने रखा था, उसको भी हमने अचीव किया। कोई भी अवार्ड आया है उसको हमने पीछे नहीं छोड़े, चाहे वो टारगेट्स हो, चाहे कोई भी अवार्ड हो, कंपनी का हो, सिस्टम से हो, उसको हमने हमेशा अचीव किया है। और लॉकडाउन में जैसा चारों तरफ बुरी खबरें हैं, खबर ही खबर है, इकोनॉमिक स्लो डाउन, रिसेशन, डिप्रेशन, न जाने किन किन शब्दों का, इकोनॉमिक शब्दों का लोग प्रयोग कर रहे हैं। बुरा हाल है, लोग 22 लाख, 24 लाख, 50 लाख करोड़ रुपए गंवाए हैं। लेकिन मैं, ये किसी चमत्कार से नहीं है, ये पावर ऑफ सेफ साथ की ताकत है कि लॉकडाउन में मात्र 9 वीक की जो मेरी आमदनी है 24,42,000 रुपए। और आगे क्या है मैं थोड़ा देख नहीं पा रहा हूँ, इतनी आमदनी है, 24,42,000 कुछ रुपए है, जो आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, क्योंकि उसी पे मेरा फोटो दिख रहा है। तो ये आमदनी आप सोच सकते हैं कि लॉकडाउन में लोग 24,000 भी महीना कमा लें तो बहुत बड़ी बात है। तो 24,42,000 रुपए की मेरी आमदनी रही है, ये सिर्फ 8 वीक। लॉकडाउन तो बहुत पहले से, मात्र 9 वीक का है, जिसमें पिछले वीक का हमारी जो चेक था वो 4 लाख था, और अभी जो कल चेक शो हुआ है वो 2,28,125 रुपए का चेक है। टोटल जोड़ने पर ये हमारी इनकम रही है जब से कंपनी रीस्टार्ट हुई अभी लॉकडाउन में। और आप एक ऐसी कंपनी का हिस्सा हूं मैं जो धन तो देती है, धन के साथ साथ धन्यता भी देती है। ये कहीं और नहीं मिलेगा। धन के साथ साथ वैभव ऐश्वर्य तो मिलता है, खूब कॉर्पोरेट लाइफ आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से लोग जीते हैं, लेकिन हमारे डायरेक्टर्स इस तरह की सोच और विजन रखते हैं कि आप धन के साथ साथ धन्यता भी देते हैं। एक महापुरुष से मिलवाया ताकि हम उनके जीवन को अपने गुणों में उतार सके धन के साथ साथ, क्योंकि ये महाधन है। अगर हमने जो चेक कमाया वो धन है तो ये महाधन है। तो इस बात के लिए भी आपको कोटि कोटि नमन करना चाहेंगे। अब हम शुरुआत करना चाहेंगे, हमारी कुछ उपलब्धियां रही हैं जो पूरा क्रेडिट शेफ साहब और सभी मेंटर्स को और हमारी टीम्स को जाता है। हमारा एक छोटा सा परिचय है। मेरा नाम परशुराम है, गोरखपुर का मैं रहने वाला हूं, यूपी में। और हम 4 भाई 4 बहन, हमारे पिताजी, हमारे बाबा जी और मैं, ये हमारा परिवार था। तो हम लोग ऐसे गांव से, ऐसे जगह से बिलोंग करते थे। भारत में कई तरह के वर्ग हैं। आवाज आ रही है? 4 बहन हम लोग थे, माताजी और पिताजी। तो एक ऐसे गरीब परिवार से हम लोग बिलोंग करते थे। जैसे भारत में एक है जो मजदूर वर्ग है, जो मजदूरी पे आश्रित होता है, एक किसान है, इस तरह से कई सारे वर्ग हैं। गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से ऊपर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, उसके बाद अमीरों का जो क्लास है। तो हम थे गरीबी रेखा से नीचे वाले में। न खेती था, न घर था, न कोई एजुकेशन था, न कोई संसाधन था, न कोई विजन था, कुछ नहीं था क्या, बस हम थे और कुछ नहीं था। बस हम लोग जी रहे थे, कुछ पता नहीं था, इस तरह से जी रहे थे। मगर एक हवा है, बदलाव है, वैश्विक बदलाव है। एजुकेशन देना चाहिए अपने बच्चों को। तो कोई गरीब हो, मजदूर हो, हर कोई सपना देखता है कि अपने बेटे को पढ़ाएंगे। हमारे मम्मी पापा भी अपना मजदूरी करके, हम सबसे बड़े हैं परिवार में, 4 भाइयों सबसे बड़े हम हैं, 4 बहनों सबसे बड़े हम हैं। तो वो लोग मजदूरी करके सोचे अपने बेटे को पढ़ाएंगे, बेटा किसी लायक बनेगा। हम अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। पढ़ाई में न मैं कभी खराब रहा, न बहुत स्टार रहा, बढ़िया रहा हमेशा। तो इस तरह से हमारी पढ़ाई चलती रही और पढ़ाई करता रहा। लेकिन पढ़ाई में भी पैसा लगता है, बहुत सारी चीजें आवश्यकता पड़ती है। तो जैसा जो भी मैंने पढ़ा, कभी घर से तो कोई ऐसा कोई गाइडेंस नहीं मिला, लेकिन अच्छे दोस्तों का मेरा संगत रहा। तो जो वो लोग पढ़ते थे वही मैं भी पढ़ता रहा। तो बहुत सारा वो लोग बातें करते हैं, मैं IITian बनूंगा, सिविल सर्विसेज बनूंगा, तो मेरे दिमाग में यही सब चलता था। लेकिन वो तो जब आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि क्या क्या करना पड़ता है। फिर बहुत सारी बाधाएं आने लगी, पैसे वगैरह था नहीं, एडमिशन वगैरह नहीं हो पाया 10+2 के बाद। उसके बाद फिर घर में दिक्कतें बहुत ज्यादा होने लगी। तो कई लोग एडवाइस किए कि तुम सरकारी नौकरी भी तैयारी किया करो।
तो मिल जाएगा, फिर बाद में पढ़ते भी रहना। तो उस समय मैं जो है 17 साल का था, 18 साल नहीं हुआ, तो 17 साल से मैं सरकारी नौकरी की थोड़ा तैयारी वगैरह करने लगा। और क्या तैयारी करो, पूर्वांचल में कल्चर है फोर्स में भर्ती होने का, 6 फीट का लगभग में हूं मैं, तो बॉडी वगैरह ठीक थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था फोर्स में जाएंगे, पढ़ाई वगैरह करने का इरादा था, लेकिन मैं सोचा कि फोर्स में भर्ती देखता हूँ। तो जितने भी फार्म है सब भरना शुरू किया, और हम जो है 18 साल के जैसे ही हुए, हम उत्तर प्रदेश पुलिस में हम भर्ती हो गए, एक कांस्टेबल पद पे हम भर्ती हो गए। तो एक गरीब परिवार, जो मजदूर परिवार में गवर्नमेंट जॉब आ जाना, एक कांस्टेबल बन जाना, बड़ी गौरव की बात होती है। एक उत्साह का माहौल था, सब लोग बोले अब इसकी घर की भी गरीबी दूर हो गई, बड़ा उत्साह था, बहुत अच्छा था, बड़ा अच्छा फील हुआ। और मुझे गर्व भी है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रहा। इस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे डिसिप्लिन सिखाया है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स दिया है, कैसे सीनियर का सम्मान करना चाहिए, इन सारी चीजों को मैंने सीखा है, और ये मेरे जीवन में आज भी ये काम आती है। उसके बाद जैसे ही मैं नौकरी था, हमारा जीवन ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि हमारे एक खुशियां तो आई, एक गरीबी में एक नौकरी आया, घर में खुशियां तो आई, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि मेरे पिताजी देखिए बहुत कम एज में थे, और बहुत कम एज में ही वो एक्सपायर हो गए। मुंबई में प्राइवेट जॉब किया करते थे, वो एक्सपायर हो गए। तो एक बहुत बड़ी घटना हुई, एक खुशी तो जुड़ा, मगर एक बहुत बड़ा घटना जुड़ा, और बहुत हम लोग बहुत दुख में चले गए। और 4 भाई 4 बहनों, पूरी जिम्मेदारी मेरे पास आ गई, और वही नौकरी का सहारा था। तो पिताजी चले गए, बहुत गहरा दुख है, आज भी इस बात का दुख है कि मैं यंग थे और आज उस गरीबी में उनका बेटा आज इस मुकाम को हासिल किया है। अगर काश वो जिंदा होते तो देखते कि परशुराम ने क्या किया है। लेकिन मेरे पास सारी चीजें हैं, मगर पिताजी नहीं हैं। तो पिताजी जिनके पास है वो बहुत भाग्यशाली हैं, या माताजी भी जिसके पास है वो बहुत भाग्यशाली है। तो इस मामले में मैं थोड़ा सा नहीं भाग्यशाली हूँ। तो जो है वो फील कर सकते हैं, उसका महत्व को समझना चाहिए उन्हें। तो पिताजी नहीं रहे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जब तक जिंदा रहूंगा आपका नाम रोशन करता रहूंगा। तो पिताजी चले गए, लेकिन एक ऐसी त्रासदी घटी मेरे साथ कि मेरी जो टोटल भर्ती हुई थी, मैं जो फोर्स में भर्ती हुआ था, ये किसी पॉलिटिकल के कारण पूरी भर्ती निरस्त करनी पड़ी। तो मैं, पिताजी तो गए ही, अब मैं नौकरी से भी निकाल दिया गया। अब जब मैं नौकरी से निकाल दिया गया, तो अब पिताजी भी चले गए, नौकरी से भी निकल गया। तो फिर हम लोग जहां गरीब थे, गरीब नहीं, उससे भी गर्त में चले गए, क्योंकि पहले पिताजी कमा के तो देते थे, तो वह भी चला गया। तो और बुरी स्थिति में फंस गए। अब हम घर पे आ गए, बर्खास्त सिपाही बन के घर पे आ गए, कोई आमदनी नहीं, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं। तो मैं घर की हालात को देखा, हम 6 लाख कर्जों में थे, घर परिवार को देखते थे, बड़ी बुरी हालात थी, खाने के पैसे नहीं, शिक्षा के पैसे नहीं, और 6 लाख कर्जे वाले डेली सताते थे आके घर पे कि मेरा पैसा दो, 10% ब्याज बढ़ गया, हो गया ऐसा, हो गया वैसा हो गया है। तो एक बड़ी बहुत ही तकलीफ भरा जीवन था। हम लोग आंसू गिराते थे, मम्मी बड़े थे, बाकी छोटे बच्चे कुछ पता नहीं। तो बहुत दुख भरा जीवन था। मैं घर की इन तकलीफों ने मुझे मोड़ दिया, बोला मुझे घर रहने का अधिकार नहीं है, मैं वेट नहीं कर सकता। हालांकि मैं सरकारी नौकरी को, हम लोग हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की, वो हमारा मुकदमा चल रहा था, लेकिन हम इतना प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे कि भारतीय न्याय की सभी को पता है कि कब न्याय मिलता है, हम उतना प्रतीक्षा नहीं कर सकते। तो हम अपने आजीविका के लिए बिना विलंब किए कुछ भी जो हमें नौकरी मिले, प्राइवेट मिले, 5,000 मिले, 2,000 मिले, मैं करना चाहूंगा, ताकि हमारे घर का राशन तो चले। तो मैं काम करने के लिए वाराणसी चला गया व्यक्ति के माध्यम से। वहां मैं ट्रक एक जाता था, ट्रकों की काउंटिंग करता था। उसके हिसाब से मुझे 2500 रुपए का तनख्वाह के लिए ले गए थे। 15 दिन मैंने काम किया, मगर मुझे काम अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैं दूसरा काम किया, मिर्जापुर में चला गया, वहां पर मैंने काम करना शुरू किया, वहां पर भी काम अच्छा नहीं लगा। फिर वहीं से मैं दिल्ली चला गया कि अब दिल्ली जाता हूं और बिना कोई काम प्राइवेट मिले करूंगा। मुझे कुछ आता नहीं, कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं, कुछ भी नहीं आता, लेकिन निकल पड़ा हूं। हैरानी तब होती है कि जब लोग जानना चाहते हैं कि मुझे सब कुछ पहले ज्ञात हो जाए, पता हो जाए, तब मैं काम करूंगा। मुझे कुछ नहीं पता था, एक्चुअल में कुछ पता नहीं होता है, जब हम जाते हैं तब पता होता है। तो हम बनारस से दिल्ली चले गए। दिल्ली एक प्राइवेट, गुड़गांव में इक्को चौक के आसपास एक कंपनी थी, वहां मैं प्राइवेट जॉब किया करता था। करीब 5-6 हजार रुपए मेरी सैलरी थी, और मैं वहां 6-7 महीना जॉब किया, और ओवर टाइम करके 8-10 हजार कमाता था। और मतलब बहुत दुर्दशा मैंने झेला है, दिल्ली का जीवन मैंने देखा है, कैसे नौकरी किया जाता है। तो बहुत तकलीफ था, लेकिन वो 5-6 हजार रुपए पेट काट काट के अपने घर भेजता था, और ताकि हमारे घर का राशन चल सके। और कर्जे वाले फोन करके हड़काते थे, मुझे पैसा दो, नहीं तो ये कर देंगे, वो कर देंगे।
लेकिन मैंने कहा भाई मैं जिंदा हूँ, ईमानदार आदमी हूँ, जिंदा रहूंगा तो मैं कर्जा दूंगा और मैं काम कर रहा हूँ, जब पैसा होगा तो मैं दूंगा। तो इस तरह से मैं काम करता रहा। तब तक एक दिन हमारा हाई कोर्ट में मुकदमा हम लोग जीत गए, ऐसे आया तो मुकदमा हम लोग जीत गए। मैं तुरंत प्राइवेट नौकरी छोड़ के घर आ गया। अब जैसे हाई कोर्ट मुकदमा तो जीत गए, मगर वो सरकार अगले बेंच में, डबल बेंच में लेके चली गई, तो फिर वो पेंडिंग हो गया, फिर मैं बेरोजगार हो गया, फिर मैं भाग गया, फिर वही हालत हो गई, ये तो कोर्ट से भाई फाइनल नहीं हुआ। फिर मैं चला गया आगरा काम की तलाश में। तो आगरा में काम खोज रहा था, 1 महीना तक कोई काम ही नहीं मिला। एक व्यक्ति ठेकेदार थे, बोले आओ कुछ काम देते हैं, तो बोले पेंट पॉलिश करना है। मैंने कहा पेंट पॉलिश काम तो मैं नहीं कर पाऊँ, कोई और काम दे दीजिए जो मैं कर सकूं। तो 1 महीना तक कोई काम ही नहीं था। एक दिन चौराहा पे बैठे हुए थे, तो इसी सेठ साहब के एडवाइजर, ये सब देवदूत होते हैं, अब इनको ये तो पता तब चलता है, आज के डेट में देवदूत शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जब उस समय कोई घूमता है, जिसे बताया जाता है उससे उसका महत्व नहीं होता है, या जो प्लान दिखाता है, प्लान दिखाने वाले को भी नहीं पता कि वो देवदूत है। ये दोनों कंफ्यूजन की बात है। आज पता होता है कि क्या महत्व है। तो मैं एक जगह चौराहे बैठे था, एक आदमी बता रहा था दूसरे को प्लान, और मैं बगल में बैठा हुआ था। तो खाली आदमी, एक जिज्ञासा होती है, वो दूसरे को बता रहा। मैंने कहा क्या बता रहे हैं, हमको भी बताइए। तो उन्होंने मुझे बताया नहीं, कहा आप आना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, संडे को आप फला जगह आ जाइएगा। तो मैं तो खाली था, नंबर दे दिया उन्होंने, पड़ा हुआ था। फिर उन्होंने, संडे का दिन हुआ, मैं भूल गया, ऐसे नंबर लोग बहुत देते रहते हैं। और ये सेफ साफ वाले अगर किसी का नंबर दें और लें तो फोन जरूर करते हैं, ये तो खोज ही रहे हैं कि मैं फोन करूं। इन्होंने फोन किया मेरे पास और मैंने बताया कि वहां जो मिले थे वही बोल रहा हूँ। जी तो आप आएंगे? मैं बिल्कुल आए, हम तो खाली हैं। तो वो आए, बाइक लेके हमारे रूम से उठा के ले गए, और वहां प्लान देखे सेफ साहब का। प्लान तो समझ में आता नहीं है, क्यों? क्योंकि प्लान इतना बड़ा है, डायरेक्ट सेलिंग का प्लान कोई 45 मिनट में कैसे समझाएगा। तो जैसे भी करके ज्वाइन तो हो जाए आदमी, इस बिजनेस में स्पॉन्सर तो हो जाए तो आ जाता। मैंने प्लान देखा, थोड़ा देखा ठीक ठाक माहौल, मैंने कहा करूंगा। पैसे नहीं थे, जो व्यक्ति हमको ले गए थे उनसे उधार ले करीब 7 साढ़े 7 7400 के आसपास के हम सेल आता था हमारा सूट लेंथ का, वो लेकर हम बिजनेस में जुड़ गए, आ गए बिजनेस में। हमने एंट्री कर लिया। अब उसके बाद एंट्री करने से तो बात बनती नहीं, काम करना शुरू किया वहां, क्योंकि मेरी लिस्ट थी नहीं आगरा में, तो मैं काम नहीं कर पाया। एक काम लेकिन किया, मैंने सीखा, काम नहीं हो पाया। फिर मैं गोरखपुर आ गया अपने घर में, अपने गोरखपुर शहर में काम करूंगा। तो अपने गांव की लिस्ट बनाया, जितने भी अच्छे अच्छे लोग थे उनको मैंने प्लान दिखाया। कोई प्लान नहीं, आपको समझते हैं ये तो बेसिक बात है, ये कोई नई बात मैं कह नहीं रहा हूँ। तो लोगों ने रिजेक्ट किया, मजाक उड़ाया, बर्खास्त हो गए हो, ये हो गए, बहुत सारी चीजें चलती रही। उसके बाद फिर मैं गोरखपुर शहर में आया, पैदल ही घूमता रहा, लेकिन मैं ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करता रहा, अपलाइन के टच में बना रहा। तो मेरे अंदर एक हौसला बना रहा। तब तक जो है गोरखपुर मैंने खूब काम वगैरह किया, गली गली घूमा पैदल, खूब प्लान दिखाए, काफी दिन तक प्लान दिखाए, लेकिन कोई जुड़ता नहीं था, पता नहीं क्यों। उसी दौरान हमारी सरकारी नौकरी फिर मिल गई, सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीत के। तो हम काम भी इधर शुरू कर दिए थे, हमारे कुछ लोग जुड़ भी गए थे, टीम बन गई थी। उसके बाद हम जो है फिर नौकरी भी ज्वाइन कर लिए। तो जब नौकरी ज्वाइन कर लिए तो वहां पर भी हम प्लान दिखाना शुरू कर दिए। तो यहाँ सिविलियन लोग जुड़े थे, वहां हमारे साथी जहाँ ड्यूटी करते थे वो ड्यूटी वाले, तो वहां भी लोग हमारे साथ बिजनेस में आना शुरू हो गए। तो धीरे धीरे करके हमारी टीम बनती गई। तो 2009 में से मेरी कहानी शुरू हुई सेफ साहब की इस तरह से, और काम करना शुरू किए। तो कुछ लेवल तक काम किए, हमारे अपलाइन है, मैं उनका जिंदगी भर रेडी रहूंगा। श्री महेश सर और श्री रवि सर जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में स्पॉन्सर किया था, उनको मैं सदा, हम पूरा परिवार रेडी रहेंगे। और आपने हमको सपोर्ट किया, हम काम करते रहे। लेकिन मेरे लिए सौभाग्य का पल तब रहा जब हमारी मुलाकात हुई। सर उस समय शायद रूबी थे, तब मेरी मुलाकात हुई आदरणीय श्रीमान माधव सर से। तो मेरे जीवन में पिताजी नहीं रहे, लेकिन जब से मैं आपको पाया हूं तो बस पिताजी का रोल इन्होंने मेरे साथ अदा किया। अपलाइन का रोल नहीं अदा किया, पिताजी का रोल। कब शादी करना बहन की, घर कब बनाना है, क्या करना है, इन्होंने पिताजी का रोल मेरे साथ अदा किया। तो मैं इनका, तो हम पूरा परिवार रेडी है, इन्होंने बहुत सहयोग किया। तो वहां से यहाँ तक पहुंचा दिए आप दोनों, और यहाँ से गाड़ी आज तक सर संभाल रहे हैं। पूरा क्रेडिट कंट्रीब्यूशन सर को जाता है, बहुत गाइडेंस किए। और वो ये जिंदगी के सफर में गुजर जाते हो मकाम, और फिर नहीं आते, और फिर नहीं आते। वो गाना बहुत जबरदस्त है, बार बार मैं इसको सुनता रहता हूँ। तो आपने मुझे यहाँ तक लाए, और फिर आपने मुलाकात कराई हमारे ग्रेट मेंटर्स। आप दोनों से मेरी काफी मीटिंग्स हुई, मिलते जुलते रहते हैं, काफी सपोर्ट मिला। तो ये हमारे तो ग्रेट मेंटर्स हैं। और मैंने अर्जुन सिर्फ एक बार चुनता है,
अर्जुन जो है सिर्फ एक बार चुनता है कि कृष्ण चाहिए या क्या चाहिए आपको। कृष्ण का चुनाव सिर्फ एक बार होता है। तो एक बार मैंने चुन लिया, ये है हमारे मेंटर्स। बाकी सारे निर्णय किसके रहेंगे? कृष्ण के रहेंगे। अब मेरा अधिकार खत्म हो चुका है। उसी समय चुनाव करने में जो सवाल जवाब करने हैं, तर्क वितर्क करना है, कर लिया मैंने। अब मैंने एक निर्णय लिया था, बाकी सर लोग ले लिए। तब से सर लोग, पहले फोर्स में था तभी आदेशों का पालन करता था, वो मेरे हाइब्रिड से सीनियर का सम्मान करना, मेरे कल्चर में सीनियर को सम्मान देना, वही सर लोग हैं। तो आप लोग जो बोलते गए वो मैं करता चला गया। बहुत बड़ा रोल है मेरे जीवन में आप सभी का, पूरी तरह से गाइड करते हैं और आपकी छाया में हमारी पूरी टीम काम कर रही है। और इसके बाद हमने काम करना शुरू किया। आप लोग बोले कि दिशा ट्रेनिंग में आइए, बूट कैंप करिए, तो जो जो अब सिस्टम की एक्टिविटी होती है उसको मैं खुद गया और अपनी टीम को ले लेके गया, और इस तरह से मैं अपनी जर्नी शुरू किया। और फिर गोल्ड बने, डायमंडशिप वगैरह में भी मैं आगरा लेके अपने लोगों को जाता था, और इस तरह से मैं गोल्ड बना। और धीरे धीरे मेरा काम, जो सर लोग जब से मैं टच में आ गया, तो मैं धीरे धीरे गोल्ड बना और मेरा काम बढ़ता ही चला गया, मेरी स्पीड बढ़ती चली गई। और फिर जब से एक बार चला है तब से मेरा बिजनेस कभी डाउन नहीं हुआ, कभी भी डाउन नहीं हुआ मेरा बिजनेस। तो सब लोग का आशीर्वाद से फिर मैं गोल्ड बना, उसके बाद मैं पर्ल बना। यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारे हमारे साथी हैं, आप देख सकते हैं एक साथ हम पर्ल बने थे, और इसमें से मैक्सिमम लोग क्राउन बन चुके हैं, और मैंने भी इस समय क्राउन का लेवल अचीव कर लिया है। तो इस तरह से हमारी जर्नी रही। जब हम काम करते थे, सिल्वर थे, गोल्ड थे, पर्ल थे, टोपाज थे, एमरल्ड थे, तो हमेशा हम बेस्ट परफॉर्मर रहते थे। कभी भी हम एवरेज काम नहीं किया सेफ साहब में। मैं सेफ साहब में पीछे रह के काम नहीं किया, एवरेज काम मैंने कभी नहीं किया है। हमेशा बेस्ट हमने देने की कोशिश किया है, चाहे टारगेट हो, चाहे चेक हो, चाहे कोई भी चीज हो, बेस्ट देने की कोशिश किया है हर तरह से। तो हर लेवल पे मैं बेस्ट परफॉर्मर रहा हूं अपने समय में। और अंततः जो फाइनल जो एक मंजिल होती है इस बिजनेस में आने का, डायमंडशिप, जो ख्वाब दिखाया जाता है, और फाइनली हमने डायमंडशिप अचीव कर लिया। और हमारे जीवन की स्ट्रगल में बहुत सारे दुख थे। तो मैंने एक शेर लिखा हुआ है, ये शेर लखनऊ के एक बहुत बड़े कृष्ण बिहारी नूर साहब का शेर है। वो क्या कहते हैं कि गम मेरे साथ साथ बहुत दूर तक चले गए। यानी हमारे जीवन में हमारे बाबा भी दुखी थे, हमारे पापा भी दुखी थे, गरीबी के बिल्कुल दरिद्रता हमारे घर में छाया हुआ था, और मेरे साथ भी दुख पड़ा हुआ था। तो वही लिखा है कि गम मेरे साथ साथ बहुत दूर तक चले गए, और मुझ में थकान न पाए, बेचारे खुद थक गए। अंत में वो मुझे हरा नहीं पाया, वो खुद ही आउट हो गया। और अंततः फाइनली मैं जो इस बिजनेस में डायमंड बना, तब से सारी चीजें अच्छी होने लगी। और आज वही परिवार जो बहुत गरीब हुआ करता था, मेरे पढ़ने के पैसे नहीं थे, हमारे पास 4 बहनें थी, 2 बहनों की हमने शादी कर दिया, बाकी हमारे बहनें स्टडी कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, और हमारा जो भाई है वो सभी भाई पढ़ रहे हैं। और हमारा एक छोटा भाई इस बिजनेस में अभी पर्ल भी हो गया है, उसको बिजनेस में इन्वॉल्व किया हूँ, बाकी सभी लोग पढ़ रहे हैं। वही माता जो सदा मजदूरी किया करती थी, वो एक अच्छा लाइफ जी रही है। पिताजी हमारे नहीं है, पिताजी के पिताजी यानी हमारे बाबा जी हैं, और बाबा जी इस तरह सदा गरीबी काटे हैं, आज बुढ़ापा बिल्कुल अमीरी में कट रहा है। तो ये हमारा एक खुशहाल, हमारे भाई हैं, बाकी खुशहाल फैमिली है। कई बार जब हम काम करने जाते थे तो लोग क्या बोलते थे कि हमारे छोटे भाई बहन हुआ करते थे, तो लोग बोलते थे आपके बेटे हैं क्या? तो मैं बोलता था बेटे नहीं है, हमारे भाई बहन। कई बार लेके जाता था तो बेटे नहीं है। और कई बार जब मैं काम करता था तो हमारे टीम के लीडर्स बोलते थे अरे इसका शादी ब्याह हुआ नहीं है, ये तो दीवाना है, रात दिन काम करता है, शादी ब्याह होता तब ने समझ में आता। उसको नहीं पता बेटा तेरा शादी होने के बाद 2 बच्चे होंगे, यहाँ देखो कितने बच्चे हैं, यहाँ देखो कितना बड़ा परिवार है, बाबा जी नहीं हूं। तो आज ये हमारे भाई बहन जो छोटे छोटे दिख रहे हैं। तो इस तरह से मैंने काम करना शुरू किया, आज एक परिवार खुशहाल है। और हमारी शादी भी हुई, अभी करीब 3 साल पहले शादी हमारी हुई। तो मेरी ये धर्म पत्नी है जिनका बहुत योगदान रहता है हमारे बिजनेस में, शुरू से योगदान है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बहुत पहले ही परिवार के लिए, एक तो पूर्वांचल का है तो रोड खड्डे उड्डे बहुत हैं, तो इधर फॉर्च्यूनर का बहुत क्रेज रहता था। तो उसी समय हमने बहुत पहले ही ले लिया था एक गाड़ी इस परिवार के बच्चों को, ताकि वो अच्छे से स्कूल जा सके, वो बसों में ना जाएं, तो ऑटो में ना जाए, एक अच्छे अपने गाड़ी से जा सके। तो एक ड्राइवर है वो बच्चों के स्कूल ले जाता है। और मैं थोड़ा उन्हीं रोडों पे पैदल घूमा था, पूरे गोरखपुर में पैदल घूमा करता था एक बैग लेके प्लान दिखाने के लिए। आज उसी रोड पे हार्ले चलाता हूँ। तो ये सेम साहब की कृपा है।
दिन बदल जाते हैं। और अभी जो मेरा ड्रीम कार है वो है रेंज रोवर वेलार, और इस कार को मैंने देख भी लिया है और सर से बातचीत भी कर लिया था, श्रीमान माधव सर से, और आपने इस कार को एडवाइस लेने के लिए आदरणीय श्रीमान रजत सर के पास भेजा था। मेरी बात भी हुई थी कॉन्फ्रेंस पे, क्योंकि सर यही गाड़ी चलाते हैं। तो हुआ कि सर ये गाड़ी हमको प्लीज दिलवा दें, तो सर बोले ठीक है बेटा, और मैं बात करता हूँ, वो गाड़ी मालिक हमारे परिचय का है, तो मैं बात करता हूँ, डिस्काउंट वगैरह भी हो जाएगा। तो फिर वो गाड़ी अवेलेबल नहीं था, तब तक लॉकडाउन लग गया, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक में पड़े हैं, और वो तब लॉकडाउन लग गया, तब से ले नहीं पाए ना, तब तक ये गाड़ी आ चुकी होती, लेकिन आएगी जरूर, आपका आप सभी का आशीर्वाद है। और ये तो रहा मेरा पर्सनल लाइफ, और मेरे फैमिली की लाइफ में क्या बदलाव आए, अब हमारे टीम के जीवन में क्या बदलाव आया। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, अगर सेठ साहब की पावर को जानना है तो हम यहाँ देख सकते हैं, पावर ऑफ सेठ साहब लेट श्री अवधेश यादव जी। हम स्वर्गीय श्याम सुंदर दास जी को बहुत सुना करते थे, आज भी उनका अचीवमेंट तो बहुत बड़ा हो चुका है, मगर हमारे बीच के स्वर्गीय अवधेश यादव जी अभी यूपी पुलिस के कांस्टेबल थे, आज नहीं है, लेकिन सेठ साहब बखूबी निभा रही अपना फर्ज। और इस वीक का इनकम इसमें नहीं जुड़ा है, इस वीक का इनकम अगर इसमें जुड़ जाएगा तो ये लगभग में 3 लाख रुपए हो जाएगा, लॉकडाउन की इनकम। ये है पावर ऑफ सेठ साहब, जो आज इनका परिवार बहुत खुशहाल है, और हम सभी लोग उनके साथ हर तरह से कंधे मिला के लगे हुए हैं। और अभी इस न्यू जो प्लान आया है वो एक ग्रुप से 4 लाख की कैपिंग का है, तो मैंने कहा कि कोई भी इनकम आए उसको मैं हिट जरूर करता हूँ, तो ये मैंने 4 लाख अभी चेक अचीव किया है, और इस वीक का उतना नहीं रहा, 2,28,000 कुछ रुपए था, जो मैंने आप सभी को दिखाया है। और इस बिजनेस ने, आप सभी पता कि अपने गली में रहने वाले फॉरेन ट्रिप तो बहुत दूर की बात होती है, लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से यूरोप ट्रिप, एशिया में बहुत सारे देश घूमने का मौका मिला, यूरोप में घूमने का मौका मिला, और यूरोप का फिर अभी टारगेट लॉन्च हो गया है। तो यूरोप जो एक दुनिया के सबसे डेवलप कंट्रियां हैं जहाँ पे घूमने का मौका मिल रहा है, ये सिर्फ सबका साथ की कृपा है। हजारों लोग हमारी टीम से घूम चुके हैं, फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं, इस बार भी जीते हैं और इस बार भी जीतेंगे, वो सदा करते रहेंगे। और बदलाव की बात करें, जब मैं बिजनेस में आया था तो बीच वाला फोटो मेरा इस तरह से है, बिल्कुल पतला दुबला सा एक 19 साल का लड़का आया था इसमें। तो कोई आदमी क्या मैच्योरिटी वाली बात करेगा, कहीं फॉलो कराने जाते तो लोग बोलते थे हमारे सर, बोले करियवा सर है, क्या बताएगा ये। लेकिन उस तरह से ऊपर से देखने में उनको धोखा हो सकता है, लेकिन जब मुझसे बात करते थे तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे, चाहे वो कोई भी हो। तो मैं बहुत हाई प्रोफाइल में शुरू से काम किया, लो प्रोफाइल में मैंने बहुत काम किया है। तो ये मेरा एक बदलाव है, एक्सटर्नल बदलाव। मैंने अपलाइनो सीखा, कपड़े लता, फिजिकल, तो मैं एक्सरसाइज वगैरह भी करना शुरू किया। यार दुबले लोग बोलते हैं, तो मैंने जिम वगैरह ज्वाइन करके अपना फिटनेस बनाया। तो ये एक्सटर्नल की मतलब देखने से भी कोई आदमी है भाई, तो इसमें भी मैंने काम किया, और आज भी मैं काम करता रहता हूँ रेगुलर, इसमें मेरा वर्क जारी रहता है। हमारी टीम में मरकरी लीडर हैं जिन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया, जिन्होंने मुझे कंट्रीब्यूट किया, जो अप्लायंस कंपनी और टीम के ही बदौलत मेरा अस्तित्व है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उनमें से हमारा एक नाम निकल के आता है, दीपक कुमार शर्मा। वो हमारे साथ इस तरह से आए थे, एक स्टूडेंट के रूप में आए थे, ये बिल्कुल ड्रॉप आउट है, इनके पिताजी भी नहीं है, और ये ऐसे घूम रहे थे। लेकिन सेठ साहब की आप ताकत को समझ सकते हैं कि ये आज दीपक कुमार शर्मा मरकरी बन चुके हैं, 2 करोड़ के पेंटा हाउस में आगरा में रहते हैं, मर्सिडीज बेंज चलाते हैं, कैपिंग अचीवर हैं, दमदार टीम बनाए हुए हैं, बहुत जल्दी क्राउन बन जाएंगे, इसी साल ये क्राउन बन जाएंगे, थोड़ा बहुत रह गया है, वो क्राउन बन जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपको। और हमारे लीडर्स हैं मिस्टर, जो हमारे शुरुआती साथी हैं, मिस्टर बलवंत सिंह जी हैं, इस तरह से हमारे साथ जुड़े थे। प्राइवेट टीचर से 1600 रुपया कमाते थे आप, और आज के डेट में बलवंत सिंह मरकरी लीडर हैं और कैपिंग अचीवर हैं। पिछले वीक का इनका चेक 3 लाख करीब 38,000 समथिंग रुपए इनका था। और हमेशा कोई भी, चाहे कोई भी जो इनकम आती है, टारगेट आता है, हमेशा विन करते हैं। तो दमदार लीडर हमारे, आप सभी का विशेष सहयोग मिला है, आप सभी के दम पे मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और हमारे साथी, जैसा मैंने कहा, जब मैं दोबारा नौकरी ज्वाइन कर लिया था तो हमारे साथ ड्यूटी किया करते थे, तो इनको मैंने समझा दिया, तो ये भी आ गए, आज भी मरकरी लीडर्स हैं। दमदार अपना अचीवमेंट है, कैपिंग अचीवर, तो ऑलरेडी मरकरी हैं तो है ही है। गाड़ी वगैरह बहुत दमदार टीम इन्होंने बनाई है, टोटली फोर्स की टीम बनाई है। ये घनश्याम यादव इसी विभाग से ही हैं, तो ये भी आज बहुत दमदार टीम इन्होंने बनाया हुआ है, आज अच्छा लाइफ जी रहे हैं, बहुत बड़ा मुकाम है, पूरी फोर्स की टीम में बहुत जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है।
ये हमारे मित्र थे श्री शिवानंद मिश्रा जी, जो आर्मी से थे, और जब मैं इनको भी बिजनेस प्लान दिखाया और ये आए और फुल टाइम इन्होंने भी करना शुरू किया, और एक बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं, हार्ड वर्कर हैं। हार्ड वर्क का दूसरा नाम शिवानंद मिश्रा जी है, और जबरदस्त अचीवमेंट इन्होंने लिया है। अपनी टीम, बहुत शानदार टीम बनाई है इन्होंने, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री अक्षय यादव जी हैं, जो ये भी यूपी पुलिस से ही हैं, और सब इंस्पेक्टर पद पे हो गए थे, लेकिन उसी समय डायमंड भी हो गए थे, सब इंस्पेक्टर भी हो गए थे। तो इनको मेडिकल देके जुगाड़ लगा के बचना पड़ा था, बोले हम नहीं जाएंगे सर वहां, हम ही करेंगे। और आज के डेट में मर्करी लीडर हैं, जगुआर अचीवर हैं, और इनके टीम में बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हमेशा सैकड़ों लोग टारगेट जीते हैं, बहुत ही दमदार लीडर हैं। और ये हमारे कुछ लीडर्स हैं, ये भी अनुज कुमार जी हैं, ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस से ही हैं। ये हमारे अक्षय पटेल जी हैं, ये भी सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश पुलिस से ही हैं। ये हमारे अंबिका सर जी हैं, ये भी एडीजे के सीए रहे हैं। ये हमारे गणेशपाल सर जी हैं, जो आर्मी से हैं। आप सभी लोग बिजनेस लीडर हैं, जबरदस्त शानदार जीवन है। आप सभी के कंट्रीब्यूशन से मैं यहाँ तक आया हूँ, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी तरह से वचनबद्ध हैं आप सभी को भी आगे ले जाने के लिए, और जो आगे का मंजिल है। और हमारी टीम में इसमें लगभग में 100 डायमंड के आसपास हम टच कर रहे हैं। ये हमारी पूरी डायमंड्स टीम है। इस तरह से हमारी बोर्ड रूम मीटिंग होती है, तो समय बदलता है, दमदार टीम है, और सर लोग का आशीर्वाद हमेशा मिलता है। जो भी कुछ हो पा रहा है सर लोग का विशेष कृपा की वजह से हो पा रहा है। ये हमारे सभी डायमंड्स हैं, और हमारी प्यारी सी दमदार टीम है, जो बिल्कुल बहुत ही दमदार टीम है, बहुत ताकतवर टीम है, बहुत पावर मैं टीम के मामले में बहुत लकी रहा हूँ कि बहुत ही जबरदस्त पावर ऑफ यूनिटी में है। मुझे इतना याद है कि मुझे 11 साल से ज्यादा हुआ इस बिजनेस में, ना मेरी आज तक अपलाइन से तू मैं हुआ है, और न मेरी 11 सालों में अपने डाउनलाइन से तू मैं हुआ है, दोनों से नहीं हुआ है। इतना सौभाग्यशाली हूँ इस मामले में। बहुत दमदार अपलाइन और टीम हमको मिली है। मेरा टीम किसी लोकल एक एरिया में काम नहीं करता है, मेरी पूरी टीम पूरे भारत में काम करती है। हम नॉर्थ में भी हैं, वेस्ट बंगाल में भी हैं, साउथ में भी हैं, उड़ीसा में, बिहार में हैं। हम फैल के चारों तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। मेरी टीम चारों दिशाओं में काम कर रही है। और रही सीखने की बात, तो समय समय पे क्या करना चाहिए, विजन देने की बात है, स्किल की बात है, टेक्निक्स की बात है, लीडरशिप की बात है। जो बिजनेस के बहुत सारे हमारे कांस्टेंट जो एजुकेशन है, जो चाहिए ही चाहिए, वो आप सभी द्वारा समय समय पे खुद में और हमारी टीम में मिलता रहा है। तो कुछ चीजें जो मैंने सीखा है, वो मैं आपको छोटे से पॉइंट्स जो मैंने सीखा वो शेयर करूंगा, बाकी मेरी स्टोरी खत्म हो जाएगी यहीं पे। तो सर लोगों ने जो मैंने सीखा है, इस बिजनेस में हमेशा बात करते हैं, क्योंकि इसमें हम डायमंड्स एंड अबव सुन रहे हैं, तो उसी हिसाब से मैं कुछ चीजों को रखा हूं। सबसे पहले कि हमें 3 कार्डिनल्स रूल। इस बिजनेस में हम लोग ह्यूमन है, चाहे डायमंड बन जाए या क्राउन है, तो इंसान ही इंसान है, तो गलतियां तो करेंगे ही करेंगे, ये स्वाभाविक है। कोई ये इसको डिनाई नहीं कर सकता कि मैं गलती नहीं करता हूं। इंसान गलतियां करेगा ही करेगा। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इस इंडस्ट्री के 3 कार्डिनल रूल बना दिया। पता था कि गलती करेंगे, तो गलती पहले ही जान लो ताकि बच जाओ। तो 3 कार्डिनल रूल में क्या है कि क्रॉस लाइनिंग वगैरह नहीं करें। 11-12 साल का रिकॉर्ड है, कोई एक आदमी नहीं कह सकता कि एक लीडर मेरा क्रॉस लाइनिंग हुआ है। तो क्रॉस लाइनिंग नहीं करना है, और कोई लूज टॉक नहीं करना है, और कुलाइन से भी कोई भी इस तरह से नहीं काम करना है। और कोई भी काम करना तो अपलाइन से पूछ के काम करना है। बहुत सारे कार्डिनल रूल में बहुत सारे और बदलाव भी हो गए हैं, बहुत सारे पॉइंट जुड़ भी गए हैं। तो कार्डिनल रूल में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये अपलाइंस बार बार बताती हैं। अगर ये हम इस 3 कार्डिनल रूल पे अटके रहेंगे, तो लेवल जो हमारा मिला हुआ है वो बरकरार रहेगा। नहीं तो नारियल के वृक्ष पर आदमी चढ़ता तो धीरे धीरे है, मगर गिरता बहुत तेजी से है। तो ये 3 कार्डिनल रूल्स हमको बचा के रखने में सहायता देता है। अपनी टीम को मदद करने के लिए हमारा लेवल चाहे कुछ भी हो, हम लगातार स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं। मैं आज भी स्पॉन्सरिंग करता हूं। वो स्पॉन्सरिंग करने का सिर्फ ये रीजन है कि मैं अपनी टीम में देखता हूं कौन लीडर कमजोर है, किसका चेक नहीं बन रहा। तो न्यू स्पॉन्सरिंग हमेशा मुर्दों में जान डालने के बजाय नया बच्चा पैदा करना ज्यादा आसान है। तो मैं नई स्पॉन्सरिंग पे भरोसा रखता हूं। अगर नया स्पॉन्सर करते रहेंगे, नए लीडर्स क्रिएट करते रहेंगे, तो उतार चढ़ाव तो रहता है, लेकिन मेरा बिजनेस कभी भी डाउन नहीं जाएगा। एक जो आपका एवरेज है वो चलता ही रहेगा। तो ये मैंने मूल मंत्र इस बिजनेस से सीखा है। और हम एज ए लीडर है यहाँ पे, तो लीडर्स की तरह सोच रखें, समस्या का हल निकालने वाला लीडर बने, ना कि सिर्फ चर्चा करने वाला।
मैं मानता हूं कि चैलेंजेज आते हैं, अगर काम करेंगे तो चैलेंज आएंगे ही आएंगे। सच कहूं तो जिंदगी मिली ही है तो चैलेंज आना ही आना है। पैदा होते ही बच्चे रोने लगते हैं, बीमारियां आने लगती हैं, तो चैलेंज तो आएगा ही आएगा। लेकिन हमें एज ए सोल्यूशन यानी समस्या का हल करने वाला लीडर बनना है, ना कि चर्चा करने वाला, हल्ला मचाने वाला, माहौल खराब करने वाला लीडर बनना है। इस बात पे विशेष ध्यान देना है। कई लोग खराब है तो खराब खराब बात करते हैं, सिर्फ ठीक क्या हो सकती है इस पे हमेशा बात करना है। काम में डूब के काम करना है। कई लोग बोलते हैं सर मैं काम में डूब के नहीं काम कर पा रहा हूं। अरे भाई, आदमी डूबने के लिए कम से कम, अब कोई आदमी चुल्लू भर पानी हो तो डूबेगा कैसे? डूबने के लिए तो समुद्र चाहिए ना, तो छोटे पानी में डूबेगा भी तो कैसे? तो काम में नहीं डूब पा रहे इसका मतलब कोई बहुत बड़ा वजह नहीं है, और वजह कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम एज ए लीडर हैं, हमारा जो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी जीवन में उपभोग का नहीं रह गया कि मैं लग्जरी लाइफ, मैं इस लेवल पे जरूर पहुंचा हूं, लेकिन मैं बिल्कुल भी कंजम्पशन के खिलाफ रहता हूं, उपभोक्ता बात के खिलाफ रहता हूं। मैं लोगों को, जो हमारे दबे कुचले लोग हैं, जो नहीं उठ पा रहे हैं, उनको उठाने ही मेरा लक्ष्य है। और जब आप अगर टीम में डेप्थ लेवल तक जाएंगे तो एक से एक परेशान लोग मिलेंगे जिनका चेक नहीं बन रहा है, आर्थिक स्थिति खराब है। इतना बड़ा लक्ष्य, एकदम समुंदर है, पूरी तरह डूब जाएंगे, जिंदगियां बीत जाएंगी, लीडर्स का मदद नहीं कर पाएंगे, इतनी आवश्यकता है हमें। तो डूबने की तो कोई बात ही नहीं है, तो अगर हमें थोड़ा सा हमें जाने की जरूरत है। और जैसे कई लोग देखते हैं कि हम डायमंड हो गए या क्राउन बन गए तो सफल व्यक्ति, सफल कोई व्यक्ति नहीं होता है, सफलता के क्षण होते हैं, यानी समय होता है। हम डायमंड बने, चेक अचीव किए, कोई मेडल हासिल, जब हासिल के जो क्षण है, वो पल है, वह सफलता का क्षण होता है। व्यक्ति तो व्यक्ति ही है, वही परशुराम पहले भी था, वही आज भी है। तो व्यक्ति कभी सफल असफल नहीं होता है, सफलता के क्षण होते हैं। और पहले खुद बाहर निकले फिर बचाएं। अगर हम अपनी टीम को अच्छे से मदद करना चाहते हैं, तो जैसे किसी पानी में 3-4 लोग डूब रहे हो, तो डूब रहने का मतलब है कि उसमें एक आदमी कम से कम बाहर निकले। वो हो सकता है उसे स्वार्थी कहलाए, बाहर निकलेगा तभी 3 को बचा सकता है। तो हम जिस मुकाम पे हैं, पहले अपना बिजनेस स्ट्रक्चर मजबूत करें, अपना कैपिंग अचीवर लाएं, कम से कम उस लायक बन सकें ताकि जो डूब रहे हैं उन्हें बचा सकें। तो जो हमारी टीम में काम नहीं कर पा रहे हैं, जिनको मदद करना चाहता है, मदद करना बहुत अच्छा इंटेंशन है, मगर मदद करने लायक तो पहले बन सकें। क्योंकि हर आदमी बोलता है आपका चेक क्या है, आप टारगेट जीते कि नहीं जीते, क्या किए, ये देखना चाहता आदमी। तो ये इस पे मेरा भरोसा रहता है। मैं हमेशा अपने आप को हर तरीके से अपनी टीम में एक आइडियल के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं, चाहे सिस्टम फॉलो के रूप में, चाहे 3 कार्डन्स के रूप में, चाहे चेक के रूप में, चाहे टारगेट के रूप में, किसी के रूप में, तभी मैं लोगों को वहां तक लेके आ सकता हूं। सेफ साहब की छवि हमारे हाथ में। सेफ साहब वो नहीं है जो जनकपुरी में बनी हुई है, सेफ साहब वो है जो पूरे भारत में हम काम करें। हर आदमी जहां मैं रहता हूं, मुझ में सेफ साहब आदमी देखता है। तो सेफ साहब कम पैसा आता है या ज्यादा पैसा आता है, ये लीडर टू लीडर, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब जैसे मेरी लॉकडाउन की आमदनी कोई भी अदर कंपनी वाला देखेगा कि इसने 9 वीक में 24 लाख रुपए कमाया है, तो ये अचीवमेंट पूरी हमारे जीवन का अचीवमेंट देखेगा तो बोले कंपनी बहुत दमदार है। और अगर किसी एक आदमी का देखेगा कहीं कुछ भी नहीं है तो कहे कंपनी कुछ नहीं दे रही है, कंपनी का कोई इसमें लेना देना नहीं, कंपनी का रिप्रेजेंट तो हम कर रहे हैं। तो एज ए मार्केट में अपनी ईमानदारी, बस क्या बोल रहे हैं, किस तरह बोल रहे हैं, हर तरीके का ध्यान रखना है। और सर पहले ही शुरुआत में बात बोले थे कि आप लोग मेंटर्स हैं, सभी लोग आपको वॉच करते हैं, तो सेफ साहब की छवि हमारे हाथों में है, जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। हम सभी का लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य सीधा यही है, हम सभी लोग जो चीजों को अचीव कर रहे हैं तो और अचीव करना चाहते हैं, और अचीव करना चाहते हैं। क्यों अचीव करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सब कुछ अचीव कर ले, और सब कुछ अचीव करने को क्या बोलेंगे? लक्ष्यहीन। यानी हम सभी का लक्ष्य है लक्ष्यहीन हो जाना। लक्ष्यहीनता ही हमारा लक्ष्य है, मगर लक्ष्यहीनता तब होगा जब हम लक्ष्यों को अचीव कर लेंगे। तो जो भी लक्ष्य हमारा, फटाफट उसको रखें, टाइम बहुत लिमिटेड है, जो भी पाना चाहते हैं उससे फटाफट अचीव कर लें, अचीव कर लेंगे, लक्ष्यहीन हो जाएंगे। लक्ष्यहीन होना ही हमारा लक्ष्य है। तो ये मैंने सीखा, ये हमारी लास्ट स्लाइड है, उसके बाद बात को खत्म करूंगा। क्योंकि सेफ साहब में ही मैंने आध्यात्मिक सीखा है, और सेफ साहब सिर्फ मेटेरियलिस्टिक दुनिया में नहीं यात्रा कराती है, स्पिरिचुअल दुनिया में भी यात्रा कराती है। तो सेफ साहब अंतिम किंतु सत्य बात है, अभी तक जितनी चीजें मैंने बताया कि मैंने डायमंड बना, गोल्ड बना, मैंने स्टार परफॉर्मर बना, मैं कोहनूर बना, मेरे पास पैसा है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, तो मैंने एक चीज कॉमन बताया, क्या मेरे पास ये चीजें हैं। तो जो मुझे मिला है वो सेफ साहब से मिला है, जो मिला है वो अप्लायंस से मिला है, टीम से मिला है, सिस्टम से मिला है, कंज्यूमर
से मिला, जो भी मैंने अचीव किया है वो मेरे पास है। पास का अर्थ होता है नजदीक है। तो मैंने क्या क्या पाया, मेरे पास क्या चीजें हैं, इससे मेरा गुणवत्ता नहीं हो जाता है। मैं क्या हूं, इससे मेरी पहचान बनती है। कोई आदमी बोलता है मेरे पास घर है, गाड़ी है, ठीक है, पास है ना, तुम बताओ क्या हो। तो इस पे थोड़ा सा मैं काम करने की जरूरत है। और इस पे शेख साहब के द्वारा एक ग्रेट बड़े बड़े महापुरुषों का बुलाया जाता है, जिससे हम जीवन में वो उतारने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चीजें भी हैं हमारे पास, मगर हम क्या हैं, वो भी तो कुछ, कोई अस्तित्व अपनी भी है या नहीं है। ये सारी चीजें हट जाए तो अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो अपना क्या अस्तित्व है, ये भी थोड़ा पता करने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी बात, रिचनेस ऑफ लाइफ या क्वालिटी ऑफ लाइफ बोल सकते हैं। तो हमने अपने जीवन में रिचनेस इंडेक्स एक सूची बनाए, रिचनेस इंडेक्स, उसमें लिखे कि हमारे जीवन में क्या क्या अचीवमेंट है। तो गाड़ी, घोड़ा, बंगला, सफलता, डायमंड, ये एक पॉइंट हो गया, अमीरी हो गई, एक ही पॉइंट हो गया। दूसरा क्या आता हमको, दूसरा हम क्या आता हमको, तीसरा क्या आता हमको, चौथा क्या आता, कुछ आता है। तो रिचनेस इंडेक्स सूची बनाए, अगर 1 2 3 4 5 6, तो कितना नंबर अचीव करेंगे हम। ज्यादातर हम तो देखेंगे एक ही नंबर में धाराशायी हो गए, बस गाड़ी, घोड़ा, बंगला, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो रिचनेस इंडेक्स, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ तो सभी लोग जीते हैं, जहां जीव है वहां जीवन है, पत्तों में जीवन है, कीट पतंगों में जीवन है। जीवन माने नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ आप इंडेक्स सूची बता सकती है कि हमारे पास क्या क्या है। जैसे मैं आदरणीय रजत सर को सुनता हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इनके बारे में बहुत कुछ जैसे मुझे पता चला, बहुत सारी चीजें, लैंग्वेज, बहुत सारी चीजों के बारे में मुझे पता चला, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो मुझे लगता है क्वालिटी ऑफ लाइफ होना जरूरी है, और शेख साहब हमें उस मुकाम को पहुंचाने में बहुत बड़ी सहायक है। तो मैं अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़े, सक्सेस बढ़े, वो भी एक दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट भी मेरे जीवन का हिस्सा होना ही चाहिए, क्योंकि लिमिटेड जीवन है। मैं सिर्फ इसी में अपने आप को खपाना नहीं चाहता हूं, इससे ऊपर भी जाना चाहता हूं। जीवन को, लास्ट हमारा पॉइंट है, जीवन को सिनेमा देखने की भात जैसा जिए। जैसे जीवन को हम सिनेमा देखने जाते हैं, तो क्योंकि हम बिजनेस करेंगे या जीवन जिएंगे, कभी सुख होगा, कभी दुख होगा, कभी कोई जुड़ेगा, कभी कोई नहीं जुड़ेगा, कभी बिजनेस चलेगा, कभी नहीं चलेगा, कभी कोई नाराज होगा, कभी दुखी होगा। तो एक क्या है, दुख से प्रतीति होती है जीवन में, एक दुख सा लगता है। तो हमें जीवन को सिनेमा देखने के भाव जैसा जीना चाहिए। जैसे सिनेमा देखने जब हम जाते हैं तो वहां पे मूवी देखते हैं, तो सिनेमा में क्या चलता है कि कभी हीरो खेल रहा है, कभी हीरो से फाइटिंग हो रही है, कभी इमोशनल सीन हो रही है। तो देखने वाला क्या है, अगर वो जो फिल्म देख रहा है, अगर हीरो रो रहा है तो वो भी रोने लगता है, हीरो हंस रहा, तो अगर हम उसके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो हम अगर मान लो, क्योंकि वो तो एक नाटक चल रहा है, सिर्फ असली तो चल नहीं रहा है, तो हीरो रो रहा है तो हम भी रोने लगते हैं। तो असल में अगर हम देखें तो एक नाटक है। इतना ध्यान रहे सिनेमा देखते वक्त कि हम एक सिर्फ नाटक देख रहे हैं। तो बहुत अच्छा पल आया तो भी कूदना नहीं है, अब बहुत दुखी वाला पल आया तो भी कूदना नहीं है, अब बहुत परेशानी वाला सीन है सिनेमा में तो भी कूदना नहीं है, क्योंकि वो क्या है, फिल्म है। वैसे हमारे जीवन में चीजें आती जाती रहेंगी। अगर सिनेमा की तरह देखेंगे और हम सिनेमा देखने वाले बनेंगे, तो शायद ज्यादा दुख और इमोशनल नहीं हो पाएंगे, और इससे अछूते हो जाएंगे और अच्छा जीवन हो जाएंगे। मुझे लगता है एथिक्स के लिए, एक ग्रेट व्यक्तित्व बनने के लिए भारतीय दर्शन से ऊपर कुछ भी नहीं है। जब तक हम अपने जीवन में इन वेद को, उपनिषद को, अष्टावक्र को, मीरा को, जिद्दू की स्मृति को, रामकृष्ण परमहंस को, रमन महर्षि को, ललेश्वरी की, बाबा गुरु नानक को, यीशु को, और कबीर साहब को, और शंकराचार्य को, और ओशो को, यूजी की स्मृति, और हमारे भगवत गीता तो आ चुका है हमारे पास, बुद्ध भगवान को, महावीर स्वामी को, और शंकर भगवान को, जो भी महान लोग हैं, भगवान लोग हैं, जब तक इनकी ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे तब तक कभी न मैच्योरिटी आ सकती है, ना ही समझदारी आ सकती है, ना ही एथिक्स आ सकता है। तो यही बातों मैं इसको फॉलो करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं सीखूं, मेरे जीवन में कुछ परसेंट आए इनका। इन्हीं बातों साथ में आपसे प्रणाम लेता हूँ, विदा लेता हूँ। हो सकता है कुछ ज्यादा बोल गया हूँ, उसको अवॉइड करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू परशुराम जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत ही शानदार सेशन रहा आज का, थैंक यू वेरी मच। परशुराम जी ने कहा कि इनको एक सिनेमा की तरह देखिए, और हमारे सब की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं कि आपका जो जीवन है वो एक सुपर हिट फिल्म की तरह हो, नॉन स्टॉप चलता
और आप और तरक्की करें। एक चीज आपने कही कि मेरे पिताजी नहीं हैं और मुझे बड़ा दुख होता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पिताजी जहां भी हैं आपको देख रहे हैं, और जितनी ब्लेसिंग्स आपको आपके सारे अपलाइंस, लीडर्स, डायरेक्टर्स, डाउनलाइन से मिल रही हैं, वो सब उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं। हम लोग सब माध्यम हैं सब आपको ब्लेस करने के। तो बहुत बहुत मुबारक हो आज के सेशन का। आपने इतना मोटिवेटिंग सेशन दिया, आपने अपनी जिंदगी की एक एक पन्ने को शेयर किया, और मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आज एक के अनेक सेशन में प्रभावित नहीं हुआ होगा आपकी बातों से। जो आपने बोला कि हमें लगातार किताबें पढ़नी चाहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो ग्रंथों का आपने नाम लिया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको पढ़ के लगातार इसमें से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो ना केवल हम सीखें बट उनको सिखाएं और फॉलो करें।